नमस्कार। बीच बहस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ये उक्ति कही थी, लेकिन स्वराज के बारे में बात केवल यहीं से नहीं रही है। ये बात महाराणा प्रताप ने भी कही थी, ये बात छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी कही थी, ये बात लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भी कही थी, और यही बात लगातार चलती आ रही है। जब 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं और उसके बाद में स्वराज और सुराज की बात आगे बढ़ती है। शब्दों में ही केवल अंतर नहीं है, बल्कि शब्दों के अर्थों में भी बहुत अंतर है। किस तरीके से उस अंतर को सामने लाया गया, किस तरीके से दो पार्टों के बीच में जो बहुत बड़ी खाई थी उसे भरा गया, कैसे भारत में भारतीयता का समावेश किया गया। पिछले 8 वर्षों के दौरान में देश में नरेंद्र मोदी सरकार के माध्यम से जिस तरीके के काम हुए हैं और उन कामों का परिणाम न केवल देश की जनता पर, जिस तरह से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि अंतिम व्यक्ति तक बात पहुंचे, उसके साथ साथ में विश्व भर में नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम की नीति के तहत कैसे हमने अपनी छवि को और स्वच्छ किया है और चमकदार किया है और दमकदार किया है। इन सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ स्टूडियो में इस विशेष चर्चा के लिए जो उपस्थित हैं उनका परिचय आपसे कराऊंगा। हमारे साथ हैं श्रीमान जोगेश्वर गर्ग जी। आप भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं, जालौर से। पिछले 4 बार से आप विधायक रहे हैं। गर्ग साहब, आपका बहुत स्वागत दूरदर्शन स्टूडियो। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बताता चलूं कि एक ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं जहां पर सिद्धांतों की राजनीति होती है, आंकड़ों की बात नहीं करते, लेकिन जब बात करते हैं तो आदर्श की बात करते हैं, और वही आदर्श चेहरा अपने चरित्र के माध्यम से दिखाते भी हैं। आयुर्वेद, भैरव सिंह सरकार की अगर हम बात करें तो उस समय आयुर्वेद विभाग में आपके पास स्वतंत्र प्रभार था। इसके अलावा नगर निगम की बात करें, हाउसिंग बोर्ड की बात करें, जेडीए की बात करें, इन सभी विभागों के प्रमुख रहते हुए आपने जो काम किए हैं जनता के लिए और खास तौर पे अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अपने क्षेत्र में जिस तरीके से आगे बढ़ते हुए पूरे राज्य भर के लिए एक उदाहरण आपने प्रस्तुत किया है, वो बहुत अनुकरणीय है। एक बार फिर से जोगेश्वर जी, दूरदर्शन के स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर, मैं अगर बात करूं सीधा कि पिछले 8 साल 2014 हम जून के माह में बैठे हैं। ये वही जून का माह है जहां हम 21 जून 2015 को पूरा विश्व सूर्य नमस्कार कर रहा था, ओम का नाद कर रहा था, वो ओंकार नाद था। क्या हम माने कि भारत की संस्कृति को एक बार फिर से पुनरुत्थान का वो दौर, जिसके बारे में महर्षि अरविंदो ने बात की थी कि भारत का पुनरुत्थान होगा, भारत का पुनर्जन्म होगा, तो वो सिलसिला क्या हम यूं देखें कि इन योजनाओं के माध्यम से जो जन कल्याणकारी, चाहे वो स्वच्छ भारत की बात हो, या वो जनधन योजना की बात हो, या वो आयुष्मान योजना की बात हो, या फिर भारत की नेशन फर्स्ट को लेकर के आगे बढ़ने की बात हो? अभी आपने स्वराज्य की बात करी, फिर साथ में सुराज की बात करी जी। 15 अगस्त 1947 को स्वराज्य तो आ गया, और वो आते ही दूसरे ही दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अब सुराज लाना है। वो परिकल्पना तब से चल रही है। सुराज, राम राज्य, उसको कुछ भी नाम दे दीजिए, पर अच्छा राज्य, ऐसा शासन चले कि आम नागरिक उसमें सुरक्षित भी महसूस करें, सुखी भी महसूस करें, उसको कोई कष्ट नहीं हो। इस तरह के शासन देने की जो कल्पना महात्मा गांधी जी ने शुरू की थी, अपने अपने समय में सारे प्रधानमंत्रियों ने उसको अपने अपने तरीके से लागू करने की कोशिश की। 8 साल से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, और वो उसी परिकल्पना को आगे बढ़ा रहे हैं। और जब नरेंद्र मोदी जी की बात करता हूँ तो वो महात्मा गांधी के विचारों को भी फॉलो कर रहे हैं। गुजरात से हैं वो, और गांधी जी के प्रति उनकी बहुत श्रद्धा है, लेकिन उनके साथ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी उनके मन मस्तिष्क में हावी है। बचपन से वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय को सुनते आए हैं और पढ़ते आए हैं, और इसलिए उनके विचारों को लागू करना भी उन्होंने जो शुरू किया है। और उसमें अंतर दोनों में ये है कि शुरुआत के हमारे प्रधानमंत्रियों ने विदेशों को देखा, पश्चिमी मुल्कों को देखा, उनके विकास को देखा,
उनकी स्टाइल, उनकी कार्यशैली, उनकी नीतियाँ, और उनको अपने यहाँ लागू करने की कोशिश की। और ज़्यादातर उन पे जो दुनिया में 2 धाराएं थी, उनमें से रूस वाली धारा उन पे ज़्यादा हावी रही। समाजवादी, साम्यवादी, वो उन पे ज़्यादा हावी रही। बाद में बीच में जाके परिवर्तन आया, राजीव गांधी जी से यू टर्न हुआ, तो हम पूंजीवाद की तरफ झुकते चले गए। विश्व एक बाजार है, वो परिकल्पना भी खासकर नरसिंह राव की टाइम में तो बिल्कुल लागू हो गई वो, और ये मनमोहन सिंह जी के हाथ से लागू हुई। दीनदयाल उपाध्याय का दर्शन है वो इन दोनों के बीच का दर्शन है। उसमें न रूस है न अमेरिका है, उसमें भारत है। भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत का सांस्कृतिक परिवेश, भारत का ऐतिहासिक परिवेश, भारत का भौगोलिक परिवेश, उन सबको देखते हुए भारत की मिट्टी में क्या उपजाऊ फसल हो सकती है वो उगानी चाहिए। कृषि भी यही कहती है, मिट्टी और पानी जिसको माने वो चीज़ उगाओ। तो वो बात मोदी जी लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अपने समय में कोशिश की, लेकिन उनकी अपनी सीमाएं थी गठबंधन सरकार होने के कारण। लेकिन इनको भारत की जनता ने जो पूर्ण बहुमत दिया दोनों बार, उसके कारण से पूरे आत्मविश्वास के साथ उस भारतीय दर्शन, भारतीयता पर आधारित शासन प्रणाली, उसको लागू करने के प्रयास कर रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि राजनेता 2 तरह के होते हैं जी। एक सिर्फ नेता होता है, चुनाव जीत कर आता है, राज करता है। एक होता है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्टेट्समैन जी। वो सिर्फ चुनाव जीतना और राज करने तक सीमित नहीं रहता है, वो आगे की सोच रहा है। वो आगे की सोच रहा होता है कि भविष्य में मेरा देश कैसा होना है। जो केवल चुनावों पर केंद्रित रहता है वो व्यक्ति अगले चुनाव तक की प्लानिंग करता है, वापस में अगला चुनाव कैसे जीत कर आऊँ, इतना बहुत है। लेकिन नरेंद्र मोदी आगे की प्लानिंग करते हैं। 2014 में मई में जब उन्होंने शपथ ली होगी, तब से उन्होंने बोलना शुरू किया, आज़ादी का अमृत महोत्सव 2022 में आएगा और उस समय तक हमको ये लक्ष्य पूरे कर लेने हैं। बिल्कुल सही बात। उसके बीच में 2019 का चुनाव भी था। बिल्कुल सही बात है, एग्जैक्टली। और उस चुनाव को लेकर प्लान नहीं किया उन्होंने 2022 को लेकर, अमृत महोत्सव को लेकर प्लान किया। और अभी हम अमृत महोत्सव जब मना रहे हैं, वो भी पूरा नहीं हुआ है, उससे पहले वो शताब्दी महोत्सव के बारे में कल्पना करने लग गए हैं कि उस समय तक देश को कहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। एक विजन जो है वो हमें ये नरेंद्र मोदी को बाकी प्रधानमंत्रियों से अलग सिद्ध करता है। एग्जैक्टली। बहुत आगे की सोचते हैं, चुनाव की परवाह किए बिना कौन सी बात जनता को पसंद आएगी, कौन सी नहीं आएगी, कौन सी बात पे जनता नाराज भी हो सकती है, उसकी चिंता किए बिना देश के हित में क्या है वो करने का वो प्रयास करते हैं। सौभाग्य से देश की जनता उनके बात को पसंद कर लेती है, वो अलग बात है। नहीं, आपने जो कहा कि सौभाग्य से देश की जनता उनकी बात को पसंद कर लेती है, मैं कई बार कार्यक्रमों में कहता हूं कि स्वामी रामतीर्थ कहते थे, मैं चलता हूं तो पूरा भारत मेरे साथ चलता है। चूंकि आपने कहा कि रूस कि कम्युनिज्म को शुरुआती दौर में लोग ज़्यादा मानते थे, चाहे वो साम्यवाद हो, और उसके बाद में पूंजीवाद की बात आई और एकात्म मानववाद के बाद हम देख रहे हैं। तो मैं चूंकि आपने नरेंद्र मोदी जी की बात की, मैं उनको थोड़ा सा आपके माध्यम से और समझना चाहूँगा, क्योंकि जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो शब्दों में हिंदी और अंग्रेजी में भी बड़ा अंतर आ जाता है। हमें पॉलिटिक्स के लिए मैकियावेली को पढ़ना पड़ता है, और जब हम राजनीति की बात करते हैं तो हम चाणक्य की तरफ जाते हैं या विदुर की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी पॉलिटिक्स करते हैं या भारत की पॉलिटिक्स अब बदल करके राजनीति की तरफ जा रही है, जिस शब्द में ही अपने आप में नीति है, और राज करने की नीति तो कभी बुरी नहीं हो सकती। मैं फिर कहूँगा, पॉलिटिशियन, स्टेट्समैन दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी में दोनों का समावेश है। ठीक है। वो पॉलिटिशियन भी अच्छे हैं और स्टेट्समैन भी बहुत अच्छे हैं। इस दृष्टि से वो ये दुर्लभ संयोग है जो हर एक में नहीं होता है। अर्जुन अलग थे, कृष्ण अलग थे। बिल्कुल। कृष्ण ने रास्ता बताया और अर्जुन ने युद्ध लड़ा। नरेंद्र मोदी में मैं अर्जुन और कृष्ण दोनों को एक साथ देख रहा हूँ। चाणक्य अलग थे, चंद्रगुप्त अलग थे। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी में ये दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। यदि बारीकी से आप इनका विश्लेषण करें तो वो रणनीतिकार भी हैं, वो और उस रणनीति को लागू करने वाले व्यक्ति भी खुद ही है। और मज़ेदार बात यह है कि इस देश की जो भी सरकारी मशीनरी उनको मिली है, उसी से काम लिया उन्होंने।
बिल्कुल सही बात। वही मशीनरी 2014 से पहले काम कर रही थी तो उनकी कार्यशैली अलग थी। 2014 के बाद उनकी कार्यशैली में धीरे 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 करके गुणात्मक परिवर्तन आ रहा है, परिणाम निकल रहे हैं, परिणाम देश के सामने आ रहे हैं। वही बैंकिंग सिस्टम है बिल्कुल, जो खाता खोलने के लिए लोगों से 2 गवाही मांगते थे, बिल्कुल और वही बैंकिंग सिस्टम घर घर जाके बिना पैसा लिए खाता खोल के आए। खाता खोल के। एक जब उन्होंने ये आदेश निकाला होगा, घोषणा की होगी, तो मैं खुद बैंकर रहा हूँ, बैंक में नौकरी की है मैंने, तो बड़ा अजीब लगा था कि ये क्या करवा रहे हैं, बिल्कुल सही। क्यों इतना वर्कलोड बढ़ा रहे हैं स्टाफ पे, इतने हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, करोड़ों, अपने देश में तो बिल्कुल। करोड़ों खाते खुलेंगे, उनका क्या होगा, क्या फायदा होगा, बैंक को क्या मिलेगा? जीरो बैलेंस से खुलवा रहे हैं। जीरो बैलेंस से खुलवा उस जीरो बैलेंस अकाउंट में से 1,66,000 करोड़ रुपया निकल गया जीरो बैलेंस खातों में से। तो ये नरेंद्र मोदी सोच सकते हैं इतनी आगे की बात, और किसी के बस का रोग नहीं है। आपने बड़ी अच्छी बात यहाँ पर कही कि जनधन योजना से जो कि आपने शुरुआत की है, आप यही बात आपसे जानना चाहेंगे कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं रही हैं, क्योंकि आज भी भारत में हम गरीबी हटाओ की बात उतनी नहीं करते, क्योंकि भारत में गरीबी की परिकल्पना नहीं रही है, समृद्धि की परिकल्पना रही है। और जब हम समृद्धि की बात करते हैं तो हर एक व्यक्ति धीरे धीरे करके समृद्ध होता जाता है, लेकिन आज के भारत की भी स्थिति है, जब हम रोटी कपड़ा और मकान की थोड़ी बात करते हैं तो वो योजनाओं के माध्यम से कैसे जमीन पर उतरी है, चाहे वो पक्के घर बनने वाले। निधि जी, मैं समृद्धि से भी आगे जी संतुष्टि की बात करता हूं। संतुष्टि। पैसा खूब है आदमी का, लेकिन संतोष नहीं है तो नींद नहीं आती है, ठीक बात। खाना हजम नहीं होता है, खाना खा नहीं सकता है, भूख बढ़ जाती है। संतुष्टि जहां होती है तो वहां समृद्धि थोड़ी कम हो तो भी चल जाता है। चलेगा। और जिसे आजकल के पॉलिटिकल लैंग्वेज में कहते हैं कि हैप्पीनेस इंडेक्स। जी बिल्कुल। हैप्पीनेस कैसे आए? वेल्थ आ जाएगी, सारी सुविधाएं आ जाएगी, लेकिन हैप्पीनेस कहाँ से आएगी? वो लाने की कोशिश मोदी जी कर रहे हैं, और वो अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, बहुत मुश्किल टास्क भी है, लेकिन वो मोदी है तो मुमकिन है, वो कर सकते हैं और कर रहे हैं, और बहुत तरीके से कर रहे हैं, बिना भाषण दिए, बिना घोषणा किए, बिना पंप एंड शो किए, चुपचाप ऐसा करते जा रहे हैं कि होता जा रहा है। स्वच्छ भारत की कल्पना गांधी जी के समय से चल रही है, बिल्कुल, लेकिन जैसा हमको चाहिए था वैसा माहौल हम नहीं दे पाए। बिल्कुल। विदेशों में हम ही विदेशों में जाते हैं तो बिल्कुल अलग तरह का व्यवहार करते हैं सफाई के बारे में। व्यक्ति एक ही है लेकिन व्यवहार अलग हो जाता है। वही व्यक्ति जब जब सिंगापुर की सड़क पे चल रहा होता है तो 100 बार सोचता है कागज फेंकने से पहले, भारत में कुछ भी कर लेता है। उस मानसिकता को बदलना वो अपने आप में बड़ा टास्क था, और वो मोदी जी ने कर दिखाया। उन्होंने खुद भी किया, इसलिए सीखा, और ये बहुत मुश्किल काम था लेकिन उन्होंने किया है। और इससे भी मुश्किल काम देखिए, वो ईमानदारी लाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस देश में रेलवे के कोच में, बाथरूम में, टॉयलेट में एल्यूमिनियम के एक छोटे से डब्बे को 5 फीट लंबी सांकल से बांध कर रखना पड़ता है जी ताकि कोई चुरा नहीं ले, उस देश में ईमानदारी की बात करना और कितना मुश्किल रहा होगा, कितना मुश्किल हो सकता है, आप और हम देखते हैं, कल्पना करते हैं, लेकिन वो करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए बुजुर्गों ने कहा है कि भ्रष्टाचार तो ऊपर से आता है, बिल्कुल, ऊपर से भ्रष्टाचार आने का सोर्स उन्होंने बंद कर दिया। न खाऊंगा न खाने दूंगा, वो असर धीरे धीरे आ रहा है। 8 साल बाद भी हमारे नरेंद्र मोदी के धुर विरोधी भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाए। ठीक बात, बाकी बहुत सारी बातें हो गई होगी, तो बात तो करनी पड़ेगी, उनको कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा, लेकिन भ्रष्टाचार पे आरोप नहीं लगा पाए। आरोप के लिए आरोप लगा भी दिया तो प्रमाण नहीं ला पाए, क्योंकि है नहीं। और यही बात उनके मंत्रिमंडल में भी है। और मैं व्यक्तिगत जानता हूं ऐसे लोगों को जिन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ करने की कोशिश की, वो दूसरे दिन बाहर हो गए, तुरंत इस्तीफा ले लिया। ऐसे उदाहरण मेरे सामने है, कैमरा पे बोलना ठीक नहीं, लेकिन ऐसे उदाहरण मुझे जानकारी में है। लेकिन लोग इस बात को मानते भी हैं, लोग इस बात को मानते भी हैं कि स्वच्छ छवि जो है वो देश की भी बनाना चाहते हैं, और देश के जो लीडर्स हैं उनके भी, यथा राजा तथा प्रजा की ही बात भारत में होती है। वही बात उन्होंने जनता के लिए भी की। अब पहले जो सरकारी योजनाओं का पैसा आता था वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते कम हो जाता था, बीच में कट जाता था, वो इन्होंने बिल्कुल रोक दिया। अब 100% पहुंच रहा है। किसान सम्मान निधि में पैसा जा रहा है, 100% उसके सीधे खाते में जा रहा है। 11वीं किस्त जा चुकी है, 11वीं किस्त बिल्कुल लगातार जा रही है, पूरी जा रही है। हर किस्त में लगभग 20,000 करोड़ के आसपास बिल्कुल पूरा खर्चा होता है।
साल भर में 60-70 हज़ार करोड़ जाता है। तो ये अपने आप में कोई इतना बड़े देश में करना कोई आसान बात नहीं थी। लेकिन जैसे उन्होंने ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली है राशन और इसकी, अब कोरोना के दौरान उन्होंने फ्री राशन दिया, अभी तक कई जगह अभी तक चल रहा है। बिल्कुल, उसमें भी पहले बहुत भ्रष्टाचार होता था। बिल्कुल आपके और हमारे नाम का राशन आता था और हम कभी लेते नहीं लेते नहीं थे। थे, वो मार्केट में जाता था। जी, ठीक बात है। अब नहीं हो रहा है। अब वो सिस्टम ऐसा, आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए वो सिस्टम ऐसा बना दिया है कि जो वास्तव में लेने आएगा राशन, उसी का राशन उठेगा, जो नहीं आ रहा है घर बैठा है उसका राशन नहीं उठेगा। तो ये अपने आप में कोई सुंदर इतना बड़ा पारदर्शिता के देश में साथ ये आसान काम डिजिटल नहीं था। इंडिया की बात करना, स्टार्टअप्स की बात करना। मैं आपसे गर्ग साहब, अब थोड़ा कार्यक्रम के इस दौर में हम मध्य के आगे पहुंच चुके हैं, मैं आपसे जानना ये चाहूंगा, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस थीम को लेकर के शुरुआत से मोदी जी चले हैं। सबका साथ, सबका विश्वास, भाजपा आपके द्वारा किए गए कार्य कैसे जमीन पर उतरते हैं? देखिए, मैं खुद चुनाव लड़ता हूँ जी, और जीते भी हैं, हारे भी हैं। एक चुनाव लड़ने वाला नेता जब काम कर रहा होता है तो स्वाभाविक रूप से उसकी इच्छा होती है कि मैं उसको पहले फ़ायदा दूं जो मेरे को वोट दे रहा है या भविष्य में दे सकता है। ठीक बात है। ये एक स्वाभाविक मन की इच्छा रहती है। हाँ। मोदी जी ने अपनी योजनाएं लागू करते समय इस बात को दिमाग से निकाल दिया। सबसे पहले उनका सबका साथ और फिर सबका विकास, इन दो शब्दों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म जीवन दर्शन पूरा आ गया, केवल दो शब्दों में। ठीक बात है। सबका साथ लो, सबको साथ लेके चलो और सबका विकास करो। सेलेक्टिव डेवलपमेंट नहीं, ये मेरा है इसलिए इनको तो मैं ज़्यादा दे दूं, ये मेरे साथ नहीं है इसलिए इनको मैं वंचित कर दूं। ये चला है इस देश में, कई लोगों ने किया है, लेकिन उस बात को इन्होंने रोका है। जो घोषणा पूर्वक इनके खिलाफ वोट देते हैं, किसी योजना से उनको बाहर नहीं रखा गया। ठीक बात। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना है, चाहे वो उज्ज्वला योजना है, चाहे वो ये राशन, मुफ्त राशन वाली वो खाद्य सुरक्षा योजना है, या किसी भी तरीके बिजली कनेक्शन है, आयुष्मान है, सबको मिला है। जो आज भी करा मैं उनको वोट नहीं दूंगा, उसको भी मिला है और आगे भी मिलेगा। ये अपने आप में बड़ी बात है। एक बड़ा परिवर्तन ये देश के वातावरण में आया है और उसका असर भी हो रहा है, उनकी वाहवाही भी हो रही है, तारीफ भी हो रही है। वोट में वो बदलेगा कि नहीं बदलेगा वो बात की बात है, वो इस चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन जनता में ये मैसेज जरूर है कि वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, न जाति के आधार पे, न मजहब के आधार पे, न प्रांत के आधार पे, न भाषा के आधार पे, किसी आधार पे भेदभाव नरेंद्र मोदी सरकार में नहीं होता। ये उन्होंने पिछले 8 साल में प्रूव कर दिया है और उनके विरोधी भी मानने लगे कि सब भेदभाव तो नहीं हो रहा है। ये बड़ी उपलब्धि है। और रही बात दलितों की, तो मैं समझता हूँ कि दलितों के सशक्तिकरण की जो कार्य योजना इन 8 साल में लागू हुई है, पहले भी हुई है, बिल्कुल ठीक है, पर वो व्यावहारिक रूप में बहुत स्ट्रॉन्ग, सशक्त तरीके से लागू इन 8 साल में हुई है और उसमें कई सारी प्रक्रिया में परिवर्तन भी किए हैं। और उससे भी आगे की मैं बात करना चाहूँगा, दलितों को सम्मान मिले। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बात है। दलित, मैं खुद एक दलित वर्ग से आता हूँ जी। सिर्फ रोटी कपड़ा हमारी समस्या नहीं है, वो भी है कई बार, लेकिन सिर्फ वो समस्या नहीं है। हमारे में से भी अच्छे सक्षम लोग, अच्छा 2 मंजिला मकान लेके बैठे हैं, कार है, टीवी है, एसी है, सब कुछ है, पर वो भी जब दूसरों के साथ कहीं बैठे होते हैं तो एक उनके साथ असम्मानजनक व्यवहार हो जाता है। ठीक है। उसको कैसे समाप्त करना है, वो समाप्त करने का प्रयास इन 8 सालों में विशेष रूप से हुआ है और उसमें कई तरीके उन्होंने अपनाए हैं। और खासकर जो अंबेडकर को लेकर जो हुआ, देखिए अंबेडकर बहुत बड़े विचारक थे, वो सिर्फ दलितों के नेता नहीं थे। सही बात है। वो बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे, तो बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट भी थे, बहुत अच्छे लॉयर भी थे, हर विषय की उनको अच्छी जानकारी थी। समाजशास्त्री भी बहुत अच्छे थे, इतिहास का बहुत अच्छा उनको नॉलेज था, तो बहुत ढेर सारी डिग्रियां उन्होंने ली थी। बिल्कुल। पर उनके विचार जो थे वो इस देश में हूबहू लागू कभी नहीं हुए। जी।
संविधान के शब्दावली भले लागू हुई है, पर जो उसके पीछे उनकी स्पिरिट थी, भावना, अम्बेडकर स्पिरिट जो थी, ठीक है। वो नहीं आ पाई थी, वो इन 8 सालों में आई है। अम्बेडकर को जैसा सम्मान मिलना चाहिए, उनके विचारों को जैसा सम्मान मिलना चाहिए, वो इन 8 सालों में मोदी जी ने करके बताया है, और उसके कारण बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। और मैं समझता हूँ कि देश दीनदयाल और अम्बेडकर दोनों के विचारों के तालमेल रखते हुए जब आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से बहुत ऊंचाई तक जाएगा। गर्ग साहब, अगर हम बात करें कि टॉप 3 ऐसी कौन सी योजनाएं हैं, क्योंकि हमेशा एक गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रोंज मेडल की बात आती है, तो अगर मोदी कार्यकाल के दौरान, हालांकि कोर मुद्दे बहुत हैं, धारा 370 की बात की जा सकती है, कल ही योगी जी ने गर्भगृह की पहली शिला जो है वो स्थापित की, उसको राम मंदिर के साथ साथ में राष्ट्र मंदिर की बात की, तो अगर हम कोर मुद्दों की बात करें मुख्य रूप से, या टॉप 3 वो योजनाएं जो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, इस सरकार के द्वारा स्थापित, और वो ऐसी स्थापित कि मील का पत्थर बन जाए विश्व भर के लिए। अब मोदी जी की इतनी योजनाएं हैं, 250 से ऊपर योजनाएं हैं और सब अपने आप में अनूठी हैं जी। लेकिन कुछ जो बिल्कुल धरातल पे दिखती हैं जी। अब जैसे उन्होंने आर्थिक जगत में कोई बड़ी योजना चलाई और उसके कारण आपकी इकोनॉमी ग्रो हो रही है, स्टेबल रही है इस कोरोना में भी, वो एक आम आदमी को नहीं दिखता। ठीक बात, वो पढ़े लिखे व्यापार से जुड़े लोगों को दिखता है, लेकिन जो आम आदमी को गांव में दिख रहा है, गरीब के सर पे छत आई है, एक एक गांव में 200, 250, 300 मकान बने, पक्के मकान बने। कभी पहले भी आवास योजना होती थी, साल में 1 बनता था, 2 बनते थे, अब 1 साल में 100 मकान, ये भी हुआ है। टॉयलेट्स पहले भी योजना आई थी, जी बिल्कुल ठीक बात है, बहुत योजनाएं, लेकिन व्यावहारिक धरातल पर नहीं पहुंच पाई, गड्ढे खुद के रह गए या दीवारें खड़ी होकर रह गई, छत नहीं डल पाई, ऐसे हुए। इस बार प्रैक्टिकली लागू हुए हैं और सड़क किनारे चलते हुए माताएं बहनें जो सड़क किनारे निवृत्त होने के लिए बैठा करती थी, मैंने बचपन से वो सारे सीन देखे हैं, अब देखने को नहीं मिलते हैं। और कहीं मिले तो आश्चर्य होता है कि यहाँ कैसे हो गया। बहुत बड़ी बात है ये। एक जगह मैंने अभी 5-7 दिन पहले एक जगह मुझे सीन दिख गया, मैं तुरंत वहाँ के एसडीएम को फ़ोन किया, तुम्हारे एरिया में ये कैसे हो रहा है, चेक करो। तो ये जागरूकता जो आई है, परिणाम परिलक्ष्य सामने दिख रहा है। इसी तरह से जो रसोई गैस घर घर तक पहुंची है, उज्ज्वला योजना के माध्यम से। रोटी पकाने के लिए जंगल कटते थे, बिल्कुल ठीक बात है। और वो भी आदमी नहीं जाता था, घर की औरतों को, मैं तो गांव में पैदा हुआ, सारे गांव के संस्कृति देख के, घर की औरतों को सुबह जल्दी उठ के जंगल में जाना पड़ता था और वो बबूल की वो डालियां काट के लाती थी और फिर उनको सुखाना और फिर उनको रसोई में काम में लेना और फिर वो उसका धुआं सारा पीना, सारा बंद हो गया। तो ये कुछ योजनाएं हैं जो बिल्कुल सामने दिख रही है, बिना भेदभाव के सबको मिली है, सबको लाभ मिला है, सब उसका आनंद ले रहे हैं, बिना भेदभाव के और बिना करप्शन के। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा उन्होंने नारी तू नारायणी को केंद्र में रखा है कि उस घर के लिए, चाहे वो चूल्हे की बात हो या फिर घर की महिलाओं को बाहर नहीं जाना पड़े निवृत्त होने के लिए उसकी बात हो या उस छत की बात हो, यानी कि केंद्र में उस नारी को रखा है कार्यक्रम के। जी, ये सारी बातें वही सोच सकता है, समझ सकता है जिसने ये सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखी है, जीवन में देखी है, अपने जीवन में देखी है, प्रैक्टिकली देखी है मोदी जी ने, मैंने देखी है कि गांव में पैदा हुए हैं, गरीब घर में पैदा हुए हैं, तो ये सारी समस्या हमने खुद भुगती है। बिल्कुल, इसलिए जाके पाव न फटी बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। तो जो इंटेलेक्चुअल लोग करोड़पतियों के घर में पैदा हुए और फिर वो बैठ के प्लान करते हैं उसमें, और एक गरीब के घर में पैदा होके आदमी प्लान करता है, उसमें रात दिन का फर्क होता है। वो नरेंद्र मोदी के इस 8 साल के कार्यकाल में दिख रहा है। व्यावहारिक रूप से सारी योजनाएं बन रही है और व्यावहारिक रूप से लागू हो रही है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारी इस उपलब्धियों को, 8 साल की उपलब्धियों को, भारत की उपलब्धियों को सारी दुनिया ने स्वीकार किया है। बहुत सुंदर बात, सारी दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया है और दुनिया भर के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भारत की तरफ देखते हैं कि वो क्या करे नरेंद्र मोदी, वैसा हम भी करें। एग्जैक्टली, जहां भारत देखता था, भारत के लोग देखते थे, जिस पाकिस्तान की नींव भारत विरोध में पड़ी, वहां का प्रधानमंत्री भी भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहा है। इससे बड़ी उपलब्धि और कुछ नहीं। ठीक बात है। आप, मुझे लगता है किसी न किसी तौर पे ये एक आदर्श पुरुष जो होते हैं, हीरोज को आइडियल्स में बदलना, कि आप हीरोज को अलग रखें,
आइडियल्स को अलग रखें और आदर्श के तौर पे आगे बढ़ें। आदर्श को व्यवहार में कैसे लाना है, कैसे पुरुषार्थ करना है, कर्म करना है, कर्म फल अपने आप आएगा, ऐसे सिद्धांत को व्यवहार में परिणत करना, ये हमें देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सीखना चाहिए। और मोदी कार्यकाल में इस 8 साल में ये सारी चीजें जमीन पर होती हुई हमें दिखी हैं। बहुत धन्यवाद आपका गर्ग साहब चर्चा में सम्मिलित होने के आपने लिए। चर्चा में आने के लिए निमंत्रण दिया और मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद आपका। और सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूं। दूरदर्शन के सारे दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।